हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस क्लास 12 के सेशन में आज हम विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के बहुत से गुणों के बारे में हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन से तात्पर्य है कि प्रकाश जब एक मार्ग से माने चल रही होती है तो उसमें वह अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों के कारण किनारों से मुड़ जाती है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसके लिए कंडीशन ही होनी चाहिए कि अवरोधों का जो कोटि होता है, अवरोधों का जो कोटि होता है, यह कोटि जो है तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। जबकि जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यह जो है एक स्क्रीन है, स्क्रीन के पीछे एक जो है साउंड सोर्स रखा हुआ है। ये एक साउंड सोर्स है। अब इस साउंड सोर्स में अगर यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, अगर हम पर्दे के इस तरफ हैं तो हमें साउंड यहाँ पर सुनाई देता है, इसलिए कि इसकी जो तरंगदैर्घ्य है बहुत ही बड़ी होती है। अर्थात जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है इसके तुलना में 10⁻⁶ टाइम्स जो है यह बड़ी होती है। इसकी वजह से ये हमें यहाँ पर सुनाई दे जाती है। लेकिन अगर इस पर्दे के पीछे हम लाइट का कोई सोर्स रखें, यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पर एक जो है ये जलती हुई कैंडल रख देते हैं, तो क्या आपको इस तरफ लाइट दिखाई देगी? लाइट दिखाई नहीं देगी, इसलिए कि इसकी जो तरंगदैर्घ्य है यह बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटी है। इसकी वजह से यह आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर इसी प्रकाश को जैसे आप देखते होंगे खिड़की में या कहीं रोशनदान से जो है प्रकाश जब आ रहा होता है तो वह थोड़ा सा जो है किनारों से मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यानी प्रकाश जब आ रहा है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ये जो प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत आ रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो यह सीधे ना आकर के इन कॉर्नर से जो है ये मुड़ जाता है। तो अपने पथ में अवरोध आने के कारण, अपने पथ में अवरोध आने के कारण प्रकाश किनारों से मुड़ जाता है। तो जब प्रकाश किनारों से मुड़ जाता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके लिए यह निश्चित होना चाहिए, यह मतलब यह इसकी एक शर्त है कि व्यतिकरण जैसे होता था उसमें दो स्रोतों की जरूरत होती थी, तो यहाँ पर प्रकाश स्रोत के पथ में जो अवरोध होगा वह अवरोध तरंगदैर्घ्य के कोटि का होना चाहिए। प्रकाश का विवर्तन तरंग के यानी प्रकाश के तरंग प्रकृति का होना इस बात की पुष्टि करता है। तो विवर्तन आप किसे कहते हैं? तो आप ये देखिए, प्रकाश स्रोत के रास्ते में यानी पथ में किसी अवरोध के कारण प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन करते हैं। इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? इसके लिए आवश्यक शर्त है आवश्यक शर्त क्या है कि अवरोध का आकार
अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अब मेन यहां पर यह किसकी पुष्टि करता है, तो प्रकाश का विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति या प्रकृति तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब ये विवर्तन की घटना हो गई। विवर्तन दो क्लासेस में बांटा गया है, एक तो होता है फ्रेस्नेल क्लास और दूसरा होता है फ्राउनहोफर क्लास। ये जो है एक ये फ्रेस्नेल विवर्तन और दूसरा जो है फ्राउनहोफर विवर्तन। अब ये फ्रेस्नेल क्लास विवर्तन और फ्राउनहोफर क्लास विवर्तन में क्या अंतर होता है, तो फ्रेस्नेल क्लास विवर्तन जब सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी, सोर्स यानी जिससे प्रकाश निकल रहा है और पर्दा जहां पर विवर्तन प्रतिरूप देखा जाता है, इसके बीच में दूरी अगर परिमित है, मतलब कि दूरी नियत है, उस दूरी को हम मेजर कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्रेस्नेल क्लास। लेकिन अगर पर्दे तथा जैसे कि सूर्य से, जैसे मान लीजिए कि ये सन से लाइट आ रही है और इसको हम किसी पर्दे पर जो है बना करके अगर देख रहे हैं, तो सन से और इस पर्दे तक की जो बीच की दूरी है, इस दूरी को हम मेजर आसानी से नहीं कर सकते हैं, मतलब कि यह दूरी अनंत हो गई। जब दूरी यह अनंत हो गई तो इसे फ्राउनहोफर क्लास विवर्तन में कहा जाता है। तो हम लोगों के जो सिलेबस में यानी कोर्स में जो दिया गया है, हमें जो पढ़ना है सिलेबस का हिस्सा जो है वह फ्राउनहोफर क्लास विवर्तन है। तो फ्राउनहोफर क्लास विवर्तन के अंतर्गत हम एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन का प्रयोग को बहुत ही डिटेल से देखेंगे, जिसमें कि और भी जो मैथमेटिकल प्रोसेस है वो मैथमेटिकल प्रोसेस होगा। एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन, जैसा कि आप जो है व्यतिकरण में पढ़ चुके हैं, वहां पर जो है ये स्लिट जो है दो होती थी, लेकिन यहाँ पर स्लिट जो है एक है। यहाँ पर देखिए एस जो है यह एक सोर्स है, पहला लेंस यह इस तरह से सोर्स के पास रखा जाता है कि इन किरणों को, यानी इस सोर्स से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करें, यह समानांतर करते हैं, अर्थात यह इस लेंस के फोकस पर होगा। प्रथम यह जो है इसके फोकस पर होगा। अब इनसे जो आने वाली समानांतर किरणें हैं, इसके बगल में एक लेंस रखा जाएगा L2, जिसको कि फोकसिंग लेंस कहते हैं। ये जो बीच में झिर्री देख रहे हैं AC, यह बीच में एक झिर्री है, सिंगल झिर्री। अब A और C के बीच में जो पॉइंट है वह B है। A से C अर्थात इसकी जो दूरी है यह जो है E है, स्मॉल E। अब जब यह झिर्री नहीं होती, सीधे सीधे प्रकाश अगर आ रहा होता तो क्या होता, यह प्रकाश इस तरह से आता और इस पर पड़ने के बाद अपवर्तित होता और अपवर्तित होकर के वह इसके फोकस पर केंद्रित होता ऊपर।
तो इस तरह से ये भी प्रकाश की लाइट ऊपर, तो ए और सी से पहुंचने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, यह किरणें ओ पर बिना कलांतर के पहुंचती है, यानी इनके अंदर कलांतर शून्य होता है, समान कला में पहुंचती है। तो जब समान कला में पहुंचती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी वह जो है दीप्त फ्रिंज बनेगी, यानी ब्राइट, यानी सेंट्रल फ्रिंज हमेशा कैसी बनेगी? ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब देखिए, ए से प्रकाश मुड़ेगा, सी से भी प्रकाश मुड़ेगा। तो 1678 में हाइजेंस ने जो द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि जब प्रकाश स्रोत समान कला में होते हैं तो वहां पर एक तरंगाग्र होता है, और यह तरंगाग्र एक नए सोर्स की तरह से जो है व्यवहार करते हैं, और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में चलना प्रारंभ कर देती है। तो जब यहाँ से सभी दिशाओं में चलना प्रारंभ कर देती है, तो ए से यह इस दिशा में पहुंची, और पहुंचने के पश्चात यह अपवर्तित होगी। अपवर्तित होने के पश्चात O के बजाय अब यह बिंदु P पर पहुंचती है। इसी तरह से C से जाने वाले प्रकाश की किरणें ये भी जो है बिंदु P पर पहुंचती है। अर्थात अब आप ये देखेंगे कि O और P के बीच में कुछ दूरी आ गई। यहाँ पर अब जो है A और L2 जो लेंस है, इसके बीच तथा C और L2 इसके बीच जो प्रकाश की किरण P पर पहुंच रही है, प्रकाश की किरण P पर पहुंच रही है, तो इसको कम दूरी तय करना पड़ेगा और इसको अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच की जो दूरी होगी वही पथांतर होगी। यह दूरी जो है, अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर हम यहाँ से इसके पथ पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, यह जो है एक 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो यह C, और अगर हम इस दूरी को K नाम देते हैं, तो यह C के दूरी जो है यह इसका पथांतर हो जाएगा। अब यह कोण जो है, ये कोण जो है यहाँ पर ये थीटा बन रहा है, तो यह भी कोण हो जाएगा थीटा। कैसे? देखिए, ये लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री है, और यह लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री है। तो जब ये कोण थीटा हुआ तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि अगर हम ये मान लेते हैं कि जो CK है, ये CK है, अगर हम इसको जो है लैम्डा मान लिया CK बराबर लैम्डा, और यही क्या है? यही यहाँ पर पथांतर। तो अब इसमें आप ये देखेंगे कि अगर हम समकोण त्रिभुज AKC ले लें, समकोण त्रिभुज AKC, तो इस AKC में आपको साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब CK और बटा कर्ण। कर्ण मतलब कि 90 डिग्री के सामने, तो A से C, CK की वैल्यू कितनी है? यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं CK इक्वल्स टू AC साइन थीटा, और AC की वैल्यू आपने लिया है लैम्डा, और CK कितना है? ऐसे देखिए, CK लैम्डा है और AC E है, तो इस तरह से CK लैम्डा और ये AC की वैल्यू E है, तो लैम्डा बराबर E साइन थीटा दिया जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर लैम्डा बटा E दिया जाएगा। अब जो है यहाँ पर बिंदु P पर, अब यहाँ से देखिए A और B C के बीच में, A से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो P पर पहुंच रही हैं, और C से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें P पर पहुंच रही हैं, दोनों के बीच पथांतर लैम्डा है। तो अगर A और B के बीच से प्रकाश की किरण चलेगी तथा B से C के बीच की प्रकाश की किरण चलेगी, तो
AB के बीच से जो द्वितीय तरंगिकाएं जा रही हैं उनके बीच जो पथांतर होगा वह λ/2 का होगा, और B और C के बीच से जो जा रही हैं उनके बीच भी क्या बनेगा, λ/2 का पथांतर होगा। इसका मतलब कि बिंदु P पर जब λ/2 का पथांतर होगा तो AB तथा BC के बीच जाने वाली जो तरंगे हैं जिनके बीच में व्यतिकरण हो रहा है, यहाँ पर वह विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेगी, और जब विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेगी तो P बिंदु जो होगा यह अधिक होगा, P बिंदु जो होगा वह अधिक, यानी यहाँ पर जो मिलेगी फ्रिंज वह डार्क फ्रिंज हमें प्राप्त होगी। तो इन डार्क फ्रिंज को, यानी इसको हम निम्निष्ट कर सकते हैं। तो निम्निष्ट के लिए क्या कंडीशन होगी, के लिए जो E sin थीटा की वैल्यू है, E sin थीटा बराबर प्लस माइनस m लैम्डा, E sin थीटा बराबर प्लस माइनस m लैम्डा। अब यहाँ पर जो m की वैल्यू है यह 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि E sin थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्डा। साइन थीटा का मान बहुत ही छोटा है, साइन थीटा की जगह पर हम थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं E थीटा। तो E थीटा बराबर प्लस माइनस m लैम्डा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस m लैम्डा और बटा E। ये तो हो गया निम्निष्ट के लिए। अब प्रथम निम्निष्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, तो इसके लिए हम m की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो अगर m की वैल्यू पुट करते हैं तो जो प्रथम निम्निष्ट होगा यह मिल जाएगा θ1 बराबर प्लस माइनस लैम्डा अपान E। इसी तरह से सेकेंड जो द्वितीय निम्निष्ट होगा, द्वितीय निम्निष्ट मिलेगा हमें θ2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा बटा E। यानी इसी तरह से हमें अगला जो है θ3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन E, θ4 प्लस माइनस 4 लैम्डा अपॉन E एंड सो ऑन मिलता जाएगा। तो इस तरह से जो इसके बीच का, यानी जो प्रथम निम्निष्ट मिला है, यानी जो θ1 मिला है, जैसे ये θ1 मिला पहले के लिए, तो कितने कोण पर पहला मिलेगा, जो दूसरा बनेगा डार्क उसके लिए फिर कोण कितना होगा, तीसरे के लिए कोण कितना होगा, चौथे के लिए कोण कितना होगा। तो ये तो हो गया प्रथम निम्निष्ट के लिए। अब इसी तरह से हम फाइंड करते हैं उच्चिष्ट के लिए। तो अभी आपने देखा जैसे निम्निष्ट मिला तो दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच भी कुछ प्रकाश पहुंचता है, जिसके कारण अपेक्षाकृत कम चमकीले उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिन्हें गौड़ उच्चिष्ट कहते हैं, यानी सब्सिडियरी, यानी जो सेंट्रल में मिलता है वह तो जो है उच्चिष्ट जो होता है वह बहुत ही ब्राइट होता है, लेकिन उसके बाद भी जो है मिलते हैं, लेकिन उनकी ब्राइटनेस जो है उसकी तुलना में बहुत ही कम होती है। तो ये जो ब्राइटनेस उनकी मिलती है किस आर्डर में मिलेगी, तो उसके लिए फिर ये कंडीशन हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोण थीटा डैश है, तो ये जो है प्लस माइनस 2m+1 और λ/2 इसके गुणक के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से अगर हम थीटा डैश देखें तो थीटा डैश बराबर प्लस माइनस
2m प्लस 1 लैम्डा अपान 2e। अब हम थीटा 1 2 3 की बात करें तो थीटा 1 डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर हम m का मान क्या रखेंगे, m का मान हम 1 2 3 ये रखेंगे, तो m का मान 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 यानी प्लस माइनस 3 लैम्डा अपान 2e। इसी तरह से थीटा 2 डैश 2 रखेंगे, 2 टू जा 4 4 1 5 लैम्डा अपान 2e। तीसरा देख लेते हैं, 3 रखेंगे, 2 3 जा 6 6 1 7 तो 7 लैम्डा अपान 2e। और इस तरह से और भी मिलते जाएंगे। तो जो बैंड बने वह बैंड इस तरह से बना कि सेंट्रल जो है वह उच्चिष्ट हुआ, फिर उसके दोनों तरफ डार्क बैंड मिले, फिर उसके दोनों तरफ ब्राइट मिले, फिर डार्क मिले। लेकिन इसमें जो फ्रिंजेज बनती हैं, इन फ्रिंजेज में फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वह फ्रिंज चौड़ाई एक जैसी नहीं होती है। फ्रिंज की जो चौड़ाई है वह एक जैसी नहीं होती है। तो यह निम्निष्ट और उच्चिष्ट के लिए हो गया। अब आप जो है इसका तीव्रता प्रतिरूप का तीव्रता वक्र, अभी आपने उसमें देखा कि निम्निष्ट के लिए थीटा 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा अपान ई, थीटा 2 प्लस माइनस 2 लैम्डा अपान ई, थीटा 3 प्लस माइनस 3 लैम्डा अपान ई, यानी इस पर मिलता है निम्निष्ट। इसी तरह से उच्चिष्ट के लिए आपने देखा कि थीटा 1 डैश प्लस माइनस 3 लैम्डा अपान 2e, थीटा 2 डैश प्लस माइनस 5 लैम्डा अपान 2e और थीटा 3 डैश प्लस माइनस 7 लैम्डा अपान 2e और इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो अब इस ग्राफ को खींचने के लिए x अक्ष पर हम ये 0 लैम्डा अपान e, 2 लैम्डा अपान e, 3 लैम्डा अपान e, राइट। इसी तरह से लेफ्ट माइनस लैम्डा अपान e उतनी ही दूरी पर और माइनस 2 लैम्डा अपान e, माइनस 3 लैम्डा अपान e, यानी नीचे e वाला टर्म खींच लेंगे। इस टर्म पर हम देख रहे हैं कि इसके बीच में क्या मिला था, मैक्सिमा मिला है, ये निम्निष्ट मिला है। तो निम्निष्ट मिला इसका मतलब है कि कर्व का निचला हिस्सा होगा, कर्व का निचला हिस्सा होगा। तो अब हम प्लस लैम्डा अपान ई और माइनस लैम्डा अपान ई, इसके बीच में ये हो गया उच्चिष्ट। इस उच्चिष्ट को हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, क्योंकि यह सबसे ब्राइट फ्रिंज होती है, इसे कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। अब इसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे कि लैम्डा अपान ई पर यह प्रथम निम्निष्ट है, प्रथम निम्निष्ट। इसी तरह से यह सेंट्रल फ्रिंज के बाद, इस ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज के बाद हमें जो दूसरी फ्रिंज मिली ब्राइट, यह ब्राइट फ्रिंज क्या कही जाएगी, प्रथम गौड़ उच्चिष्ट। इसी तरह से यह जो है यह कहलाएगा सेकेंड निम्निष्ट, यानी द्वितीय निम्निष्ट। और यह ये अब फिर क्या कहलाएगा, प्रथम के बाद ये हो गया द्वितीय, द्वितीय गौड़ उच्चिष्ट। अब आप देख रहे होंगे कि लैम्डा अपान ई, 2 लैम्डा अपान ई के बीच में मिला ये गौड़ उच्चिष्ट। तो जो गौड़ उच्चिष्ट मिला उसके लिए 3 लैम्डा अपान 2e पर है पीक, फिर 5 लैम्डा अपान 2e पर है पीक, इसी तरह से 7 लैम्डा अपान 2e पर इसका पीक होगा। और
यानी जो लैम्डा अपान ई के गुणक के रूप में आ रहा है वह बताएगा निम्नलिखित को। इसी तरह से यह इसके दाहिने तरफ और यह इसके बाएं तरफ। तो इस तरह से यह विवर्तन कोण का तीव्रता के साथ विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें जो फ्रिंज मिलेगी यह फ्रिंज समान चौड़ाई की आप देख रहे हैं कि नहीं मिल रही है। यहाँ पर ये फ्रिंज ये चौड़ी मिली, फिर इसके बाद ये पोर्शन आप देख रहे हो कि पतला हो गया, यानी इसकी ब्राइटनेस जो होगी वह कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें होता क्या है कि जो फ्रिंजेज बनती हैं इन फ्रिंजेज में ये होता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होती है यह फ्रिंज जो है चौड़ी होती है। फिर इसके बाद जो है जो दूसरी वाली फ्रिंज बनेगी वह डार्क बनेगी, लेकिन पूरी तरह से डार्क नहीं होती है, प्रकाश वहां पर कुछ पहुंचता रहता है, इसलिए पूरी डार्क नहीं होती है। और फिर इसके बाद उसके बाद फ्रिंज बनेगी वह उससे कम चटकीली होगी। तो इस तरह से सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होगी और वहां से डार्क ब्राइट बनती जाएगी। लेकिन जो फ्रिंजेज हैं वह ब्राइट फ्रिंजों की चौड़ाई कम होती जाती है और डार्क फ्रिंजों की चौड़ाई दोनों तरफ समान रूप से जो है वह बढ़ती जाती है। तो इस तरह से अब आप इसमें नेक्स्ट देखेंगे जो है नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो जो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है इसी ग्राफ से हम केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई जो इसका एंगुलर विड्थ है वह क्या होती है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट जैसा कि इसमें तीव्रता वक्र में आपने देखा कि इस उच्चिष्ट के दोनों ओर जो है जो प्रथम निम्निष्ठ है, प्रथम निम्निष्ठ राइट साइड ये लैम्डा अपान ई और लेफ्ट साइड माइनस लैम्डा अपान ई, दोनों के बीच की दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है तो टोटल कोण हो गया 2 थीटा। कोणीय चौड़ाई हो गया 2 थीटा। तो बराबर कितना हो गया, इधर से लैम्डा अपान ई और इधर से माइनस लैम्डा अपान ई, तो ये हो गया 2 लैम्डा अपान ई। यह इसकी हो गई कोणीय चौड़ाई। अब अगर पर्दे पर जो फ्रिंज बनी है तो अगर यह केंद्रीय फ्रिंज जो है अगर x दूरी जो है इधर फैली है और अगर x दूरी इधर फैली है तो इसकी जो कोणीय चौड़ाई होगी यह 2x हो जाएगी। यह रेखिक कोणीय चौड़ाई कही जाएगी। तो रैखिक कोणीय चौड़ाई जो है यह हो जाएगी 2x। रैखिक कोणीय चौड़ाई ये रैखिक है। तो ये जो है ये 2x बराबर 2 लैम्डा अपान ई है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, ये आपने जैसे ये 2 थीटा बराबर ये 2 लैम्डा अपान ई है, ये हो गया 2x बटा ई, यानी यहाँ पर ये डिस्टेंस d हो जाएगी। तो 2x बटा d या 2x बटा f क्यों, क्योंकि जो फिगर में आपने देखा कि जो सेकेंड लेंस L2 रखा गया था अगर वह L2 स्क्रीन के बहुत ही पास होगा, झिर्री के बहुत ही करीब होगा, तो उस स्थिति में L2 से स्क्रीन तक की जो दूरी है वह उसके फोकस दूरी के बराबर है। तो उस स्थिति में हम उसको 2 ये d के जगह पर हम f रख सकते हैं। तो अब इसकी सहायता से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 2x, यहाँ से देखिए 2 लैम्डा d अपान ई, 2 लैम्डा d अपान ई, या यहाँ से f के टर्म में आप उसको निकाल सकते हैं 2 लैम्डा f बटा ई, 2 लैम्डा f बटा ई। तो इस तरह से यह इसकी रैखिक चौड़ाई जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया जो है रैखिक चौड़ाई।
रेखा छिद्र की चौड़ाई का विवर्तन पर प्रभाव। जो रेखा छिद्र यानी एक झिर्री में जो रेखा छिद्र है, उस रेखा छिद्र की चौड़ाई घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या अंतर आएगा। देखिए, जो कोणीय चौड़ाई का सूत्र मिला है 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ई। तो अगर ई का मान कम कर दिया जाए, ई का मान अगर कम कर दिया जाए तो 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से तात्पर्य क्या होगा कि अगर ई का मान कम कर दिया जाए तो जो विवर्तन प्रतिरूप का फैलाव है वह जो है बढ़ जाएगा। यानी जैसे जितनी दूरी में पहले था वो जो फैलाव का जो दूरी है वह दूरी बढ़ जाएगी। अगर ई बराबर लैम्डा कर दिया जाए, अर्थात जो रेखा छिद्र की चौड़ाई है, रेखा छिद्र की चौड़ाई को तरंग दैर्ध्य के बराबर कर दिया जाए, जो उस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, तो ई साइन थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा यानी साइन थीटा बराबर लैम्डा बटा ई, लैम्डा बराबर ये अगर रखते हैं तो ये 1 हो गया यानी साइन 90, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जो प्रथम निम्निष्ठ मिलेगा वह 90 डिग्री पर मिलेगा। ई का मान अगर लैम्डा से बड़ा रखा जाए, ई ग्रेटर देन लैम्डा, तो अगर ई का मान लैम्डा से बड़ा रखा जाए, ई का मान लैम्डा से बड़ा रखा जाए, तो इसका मान जब बड़ा रखेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वह घट जाएगी। ई मच मच ग्रेटर देन लैम्डा, यानी ई का मान लैम्डा से बहुत बड़ा है। तो अगर बहुत बड़ा है तो उस स्थिति में क्या होगा कि केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वह लगभग रेखा छिद्र के बराबर ही मिलेगी, अर्थात ई के बराबर जो माना गया था कि उसकी चौड़ाई जो है ई है उसके बराबर ही मिलेगा। फ्रेस्नेल दूरी, एक छोटा न्यूमेरिकल इसमें मिल जाता है। फ्रेस्नेल दूरी क्या है, तो एकल रेखा छिद्र से वह अधिकतम दूरी, एकल रेखा छिद्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक प्रकाश में विवर्तन का प्रभाव नगण्य होता है। मतलब कि पर्दे से वहां तक की दूरी कह लीजिए। यानी यदि पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप जो है d दूरी पर अगर प्राप्त होता है रेखा छिद्र से d दूरी पर प्राप्त अगर होता है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की पर्दे पर अर्ध चौड़ाई, पूरी चौड़ाई कितनी होती है, रैखिक चौड़ाई 2x होती है, तो अर्ध चौड़ाई x, यह जो है d इंटू थीटा के बराबर, और थीटा का मान कितना है, लैम्डा बटा ई है। तो x बराबर d लैम्डा अपान ई। लेकिन इस केस में जब जो है x का मान यानी कोणीय अर्ध चौड़ाई, यानी जो उसकी अर्ध चौड़ाई है वह एपर्चर के साइज के बराबर हो जाए, यानी x बराबर ई हो जाए, उस केस में d का मान जो है वह फ्रेस्नेल दूरी के बराबर हो जाती है, zf के बराबर हो जाती है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो x बराबर d लैम्डा अपान ई है, तो x के जगह पर हम रख देंगे e और d के जगह पर हो जाएगा zf लैम्डा और बटा e। यहाँ से zf बराबर e इंटू ई स्क्वायर अपान लैम्डा, तो zf बराबर ई स्क्वायर अपान लैम्डा। अब इसके बाद इसमें लास्ट आता है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न यानी व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। तो विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर है। व्यतिकरण दो तरंगों के अध्यारोपण से होता है, दो तरंगों के अध्यारोपण से होता है। उसमें जो स्लिट में दो छिद्र होते हैं, दो रेखा छिद्र होते हैं, यह एक सिंगल रेखा छिद्र से होता है। यह विवर्तन में जो रेखा छिद्र होता है वो सिंगल होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न यानी जो विवर्तन प्रतिरूप है, विवर्तन प्रतिरूप में फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती है, व्यतिकरण में चौड़ाई समान होती है। उसमें दीप्त फ्रिंजों की जो ब्राइटनेस होती है वह अधिकतम, और जो डार्क फ्रिंजों की तीव्रता होती है वह शून्य होती है व्यतिकरण में। लेकिन विवर्तन में जो चौड़ाई है, जो उसकी जो तीव्रता है वह जो है डार्क फ्रिंजों की कम नहीं होती, मतलब कि शून्य नहीं होती है, कुछ होती है, कम हो जाती है, लेकिन शून्य नहीं होती है। तो इस तरह से ये कुछ अंतर है। अब अगर हम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य विवर्तन में बढ़ा दें या व्यतिकरण में बढ़ा दें, तो सूत्र से जो परिवर्तन होता है
जो सूत्र से परिवर्तन होता है उस सूत्र से परिवर्तन आप इसमें देख सकते हैं। तो व्यतिकरण प्रतिरूप में जो अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वह शून्य होती है, लेकिन इसमें शून्य नहीं होती है। समानता क्या है कि व्यतिकरण और विवर्तन दोनों ही प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं। थैंक्स।